मैंने सबकी सुनी और बहुत पुरानी बात है, यानी 2 दहाइयों से भी ज़्यादा पुरानी होगी, क्योंकि चौथे इमाम जमात अहमदी हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के दौर की बात है। उन्हीं के अल्फाज में हमने एक खुतबे में सुने थे और मैं मफ़हूम उसका बता रहा हूँ। उन्होंने फरमाया था कि जितने आप पर यानी अहमदियों पर वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं, इस मज़ालिम के दौर में से गुज़रते हुए ख़्याल रखिए कि आपने अपनी वतनीयत पर आंच नहीं आने देनी, क्योंकि जुल्मों के नतीजे में बाज़ औक़ात इंसान जिन पे जुल्म हो रहे होते हैं वो हुकूमत और वतन में फ़र्क करना भूल जाते हैं। यह भी उन्होंने अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत या उनको जस्टिफाई किया ना इस फ़िक्रे में। तो एक ह्यूमन स्टफ़ था जिन्होंने उस वक्त इस तरह अहमदियों के आमत उन्नास को मुखातिब करके ये फरमाया कि आप लोगों को बहरहाल अपनी वतनीयत और हुब्बुल वतनी और वतन के साथ वफा वाला जो पोर्शन है आपकी ज़िंदगियों का और जो आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है, जुल्मों के नतीजे में आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। बहुत मुश्किल होता है। रियासत और रियासत के इदारे, रियासत के करते धरते वो इस खुली खुली नंगे इंसानियत किस्म की घटियापन पे उतर आएँ और वही बात कि जी हमने इनको गिरफ़्तार इसलिए कर लिया, इसलिए पर्चे दे दिए कि नक्शे अमन का ख़दशा था। तो इसका मतलब है कि रियासत जो है वो सिर्फ़ ताकत और हड़बूंग और नॉनसेंस के आगे झुकेगी, और शरीफ़ नफ्स होना, बासलाहियत होना, अमन पसंद होना बाई इटसेल्फ वहाँ एक जुर्म बन जाएगा। ऐसी हालत में भी उस वतन के साथ वफा रखना और उसके जैसा तैसा भी वहाँ पे कोई लीगल सिस्टम है उसको ओन करना या उसको एटलीस्ट ऑनर करना उस लम्हे तक कि जब तक उसके पल्ले कख भी ना रहे, इसके लिए बहुत बड़े आसाब की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत बड़े सर्वाइवल गट्स चाहिए। और रेजिलियंस का लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा, वो रेजिलियंस भुगतनी पड़ती है अपनी ज़ात के अंदर। ये है वो इंसानी स्टफ़ जो वहाँ पर अहमदियों की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, और अदरवाइज तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है उनकी। अगर फ्यूचर में उनकी नज़र किसी बहुत बड़े टारगेट पर ना हो और उनको अपनी किसी ऐसी हैसियत और अहमियत का इदराक ना हो कि वो जैसे भी हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, कम वसाइल के साथ हैं, ज़्यादा वसाइल के साथ हैं, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी बिल आखिर अगर किसी इंसानी स्टफ़ और एक इंसानी फाइबर के ऊपर पड़ती है और वाक़तन कोई अगर इंसानों का तबका उन जिम्मेदारियों को और उन मुश्किल लम्हात को कबूल करके उनमें से आगे फ्यूचर में ज़िंदा रहने का रास्ता निकालने की इस्तात रखता है, वो सिर्फ यही एक ह्यूमन स्टफ़ बचता है। थड़े के तौर पर नहीं, तायीद के तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली। मतलब मैंने अर्ज़ किया था कि किसी गैर अहमदी दोस्त से ये बात करते हुए कि जो रियासत आपको बकरे नहीं ज़बा करने दे रही, जो आपके बहाने से आपकी गिरफ्तारियों और आपके ऊपर पर्चे कटवाने के लिए हर वक्त फरीक है, उस रियासत को अगर हम बीमारी से मरते हुए नज़र आते रब्वा में, या जहालत से हमारी नस्लें ज़ाया होती हुई दिखाई देती, तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए वहाँ पर एक कनाल के अंदर एक चारदीवारी करके माड़ी सी डिस्पेंसरी भी, वर्किंग हॉस्पिटल तो बात की बात है, वो हमें बना के देते। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो हमें कोई अच्छा स्कूल या कोई मुनासिब सा स्कूल और स्टाफ भी वहाँ रख देते कि इनकी नस्लें ज़ाया। उनकी तो प्लान ही ये था कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएं और इनके जहालत के जहर से मारी जाएं। उनका तो प्लान ही ये है कि इनको जिनका सांस लेना आप रियासत और रियासत के अक्सरियती तबके को खल रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो आपको सेहत की, ज़िंदगी की, मईशत की वो सहूलतें कहाँ से प्रोवाइड करते, क्यों करते? लेकिन मैंने वही बात है कि
वाक़यात और रोज़ाना की हुई बातें इतनी तेज़ी से दौरान प्रोग्राम सामने आती हैं कि कल मैंने किसी एनवायरनमेंट के स्टडी में पढ़ा कि पाकिस्तान जब बना था तो 19.5% एरिया पर जंगलात थे और अब 5 समथिंग रह गए हैं। तो मैंने उस दोस्त से कहा कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो रब्वा हमने ख़रीदा था उसमें 0% जंगलात थे, एक भी दरख्त नहीं था। और इस वक्त अगर रब्वा की आबादी 1 लाख के अराउंड है तो 20,000 से ज़्यादा दरख्त पले हुए खड़े नज़र आ रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा की प्लांटेशन है जो इब्तदाई स्टेज में है और अभी ये प्रोसेस आगे चल रहा है। और ये जो इस 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वक्त प्लांटेशन हुई थी जब मैं पाकिस्तान में था और मेरे आने से ज़रा पहले वहाँ पंजाब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक डफर फॉरेस्ट रेंज में एक कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी तकरीब थी और मुझे उसको कंडक्ट करने के लिए वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर थे महकमा जंगलात के, उन्होंने दावत दी हुई थी। मैं रेडियो पाकिस्तान से उसमें आया था और उसमें पूरे पंजाब के जो फॉरेस्ट चीफ थे वो भी थे और 2-3 डिप्टी कमिश्नर्स भी थे और ज़िली और रेंज की सतह के यानी डिवीजनल लेवल के जंगलात के ऑफिसर्स भी थे। पसीने में शराबूर वहाँ पर वो तकरीब हुई। तो जब वो सारे उसमें ज़ाहिर है गाइड करना लोगों को, जी दरख्त होने चाहिए, ये तो कहने की बातें हैं ना, होने चाहिए, लेकिन काट के ले जाने वालों को रोकने के लिए एक वायबल और वैलिड रियासती स्ट्रक्चर चाहिए होता है और फिर पब्लिक के अंदर ओनरशिप होनी चाहिए उस माहौल को बेहतर बनाने की। तो जब बाद में हम खाना वाना खा रहे थे तो मैंने कहा ये सारी आपकी मैंने भी सुनी और मैंने भी जो मुझे टास्क दिया गया था वो कर दिया, लेकिन क्या आप लोगों के इल्म में एक ऐसी जगह है पंजाब में जिसकी लंबाई 6.5 से 7 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 3.25 या 3 किलोमीटर बनती होगी और उस एरिए में 15 से 20 हज़ार की प्लांटेशन अभी हुई है कुछ अरसे के अंदर अंदर। तो वो कंजर्वेटिव थे जो सीनियर अफसर जंगलात के, कहते हैं हमें क्यों नहीं पता। मैंने कहा बस ऐसे ही होता है काम, जो है ना वो अत चुक के और हाहाकार मचा के नहीं होता, काम करने से होता है बस। बिल्कुल इसी तरह तालीमी इदारों के साथ सलूक हुआ, यही हाल आपके हॉस्पिटल्स और इन इदारों का हुआ, यही हाल आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके ह्यूमन रिसोर्स को कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन स्टफ बनाने के लिए भी हुआ। इन तफसीलात के ऊपर अगर हम बात करते चले जाएं और इन तफसीलात को सामने रख के अपने फ्यूचर के ऊपर टारगेट कर लें तो हो सकता है कि वो स्टफ मज़ीद चंद लाख या कई लाख लोगों को बचा ले। लेकिन ये जो है कि ये 17 सीटें उन्हें जित लियां, 4 वो हार गए, ये बकवास है, इसमें अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एक भी इस वक्त पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं है जिसमें फ्यूचर को सामने रख के इस मुल्क का कुछ बना लेने के लिए सर धड़ की जान माल वक्त और इज्जत की कुर्बानी देने के लिए नीयत और उसके लिए हौसला मौजूद हो। बताएं उन पे बात करके, सिवाय अपना मोरल बर्बाद करने के और सिवाय अपने पास जो थोड़ी सी एनर्जी आपके पास है सोचने की, बात करने की और एक नया पैटर्न जो है उसका वज़ा करके लोगों के सामने रखने की और एक नया रास्ता खुद बना के उस पर चल पड़ने की, वो ज़ाया करने के अलावा क्या इसमें से हासिल हो जाएगा कि ज़िमनी इलेक्शन में कौन कितनी जीत गया तो कौन कितनी हार गया। वो बंदा बताएं, वो लोग बताएं कि जिन्होंने मुल्क को किसी लाइन पे चढ़ाना हो। वो अहमदी नहीं, ये गैर अहमदी ने जो कुछ लिखा था वो मैंने आपके लिए रख लिया था, आपको सुना दिया है कि वो हाथ खड़े करके कह रहे हैं मेरी तौबा भाई। जिस दिन वो लोग आ जाएंगे उस दिन ये बकरे ज़बह करने पे FIR भी नहीं कटेंगी। उस दिन जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं
उनको एक ही काम नहीं रह जाएगा कि वो सरकारी यूनिफॉर्म्स में जाके तो कब्रों के कतबे तोड़ते फिरें और मस्जिदों के मीनारे गिराते फिरें। उस दिन मुल्क इंक्लूसिव रवैयों के साथ सबको साथ लेके जब आगे की तरफ चलने वाला पॉलिटिकल स्टफ आ जाएगा, हम रोज़ बात किया करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक इंसानी तबका मौजूद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये गवाही दी हुई है, ये फ़ैसला दिया हुआ है कि कतब अल्लाह ला अगले बन्ना अना व रसुली और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।